अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्ना के इशारे पर जाबान का सर तन से जुदा कर दिया गया। मदाइन में एक और ड्रामे का पर्दा उठ रहा था। मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल होने लगे तो उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो सर झुकाए हुए मस्जिद की तरफ आ रहा था। मोहम्मद हसनैन हैकल और बिला जरी ने उसका नाम अब्दुल्ला बिन जैद लिखा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए। इब्ने जैद, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम मुसन्ना के साथ इराक नहीं गए थे? तुम्हारी हालत बताती है कि तुम वहां से आ रहे हो। क्या खबर लाए हो? अब्दुल्ला बिन जैद करीब आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वह उन आदमियों में से था जो मिरवाहा की लड़ाई से भागकर मदीना पहुंच गए थे। अब्दुल्ला ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सारा हाल कह सुनाया कि अबू उबैद की गलती से किस तरह अपना लश्कर फारसियों के हाथों कट गया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के दरवाजे में यूं खड़े रहे जैसे उन पर सख्ता तारी हो गया हो। अब्दुल्ला बिन जैद खड़ा कांप रहा था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सख्त मिजाज और जलाली खलीफा का रद्द अमल न जाने क्या होगा। अबू उबैद के गलत फैसले से जिस लड़ाई में मुसलमानों को बुरी तरह फस्त होना पड़ा था और जिसमें 9,000 मुजाहिदीन में से सिर्फ 3,000 रह गए थे, उसे तारीख में मारकाए जसर लिखा गया है। मुसन्ना बिन हारिसा न होते तो ये 3,000 भी जिंदा वापस न आ सकते थे। हम जसर के मैदान जंग में वापस चलते हैं, जहां लाशों के अंबार पड़े थे। खून से जमीन लाल हो गई थी। छोटे बड़े खर लाशों से भर गए थे। अरबी और अजमी की पहचान खत्म हो गई थी। मरे हुए घोड़ों के नीचे आदमी दबे हुए थे। घोड़ों के ऊपर लाशें पड़ी थी। जख्मी घोड़े बेलगाम दौड़ते और गिरते फिर रहे थे। कटी हुई सूंडों वाले हाथी खून बह जाने से आखिरी सांसें ले रहे थे। सफेद हाथी जिसने अबू उबैद और उनके 7 साथियों को पांव तले कुचल कर मार डाला था, दरिया के किनारे मरा पड़ा था। सूंड कटने के अलावा उसके जिस्म पर बहुत से जख्म थे जिनके रास्ते उसका खून जिस्म से खाली हो गया था। वो शायद दरिया का पानी पीने गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मर गया। उन लाशों में जिंदा फारसी और अरबी भी गिरे पड़े थे जो शदीद जख्मी थे। उनमें बाज उठने की कोशिश कर रहे थे। वो उठते थे, लड़खड़ाते थे और गिर पड़ते थे। अपने आप को पेट के बल घसीटते थे और उनमें बेशतर ऐसे थे जो बेहोश पड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। मुसलमान अपने रफीकों की लाशें यूं मैदान में पड़ी नहीं रहने दिया करते थे। जख्मी रफीकों को मैदान जंग से उठाकर लाने पर तो मुजाहिदीन अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे, लेकिन मारकाए जसर के जख्मियों और शहीदों को पीछे लाने की किसी को मोहलत ही कहाँ मिली थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई और दरिया पार करके आए थे। फारसी भी अपनी जख्मी नहीं उठा सके थे। लाशें उठाने का तो उनके यहाँ रिवाज ही नहीं था। उनके फौजी तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम थे। फारस एक बादशाही थी। फौज के साथ शाही खानदान का सुलूक वैसा ही होता था जैसा जाति मुलाजिमों के साथ होता है। उनकी निगाह में एक घोड़े और एक इंसान का मर जाना बराबर था। फारस की फौज अपने तड़पते हुए जख्मियों को इसलिए भी न उठा सकी कि बहमन जादवे और जालिनूस फौज के बेशतर दस्तों को अपने साथ मदाइन ले गए थे, क्योंकि मदाइन में चोटी के 2 जर्नेलों रुस्तम और फिरोजान के माजेब शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गए थे और फौज 2 हिस्सों में बट गई थी और वहां खाना जंगी का खतरा पैदा हो गया था। बहमन जादवे अपने एक जर्नल जाबान को थोड़ी सी फौज दे गया था और जाबान मुसलमान के ताकुब में चला गया था। इसलिए फारसी फौज के जख्मियों को उठाने वाला कोई न रहा। सूरज गुरूब हो गया तो गीदड़ों, भेड़ियों, जंगली कुत्तों और दिगर गोश्तखोर जानवरों ने लाशों पर हल्ला बोल दिया। यह तो हर लड़ाई के बाद का मामूल था कि दिन को गिद्ध और रात को गीदड़
भेड़िए वगैरह मैदान जंग में लाशों को खाने के लिए पहुंच जाते थे। एक मामूल और भी था। लड़ाई अगर आबादियों के करीब होती और दोनों तरफ की फौजें वहां से चली जाती, तो करीबी बस्तियों के लोग मैदान जंग पहुंच जाते और लाशों की तलाशी लेकर जो हाथ आता ले जाते, हथियार भी उठा ले जाते। जसर के मार्के के बाद फारस की फौज भी मुसलमानों की पसवाई के बाद चली गई, तो इसके फौरन बाद सूरज गुरूब हो गया। करीबी बस्तियों के लोग मैदान जंग में पहुंचने लगे। इनके हाथों में मशालें थी। उनमें बारसीमा के लोग भी थे, जवाबी के लोग भी थे और कुस्तुन नातिक से भी लोग आ गए। उनमें औरतें भी थी, जवांसाल लड़कियां भी थी और उनमें कुछ औरतें बूढ़ी थी। उनमें माएँ थी, बीवियां थी, बहनें और बेटियां थी। उनमें अक्सर लोग लाशों को लूटने के लिए आए थे। उन्होंने हथियार भी उठा ले जाने थे और घोड़े मिलने की तवक्को भी थी। लेकिन बहुत से लोग लाशों में अपने उन अजीजों की लाशें ढूंढने आए थे जो फारस की फौज में थे। उनमें बाज को तो मालूम था कि उनके बेटे या भाई इस लड़ाई में शामिल थे और बाज महज शक के लाशें देखने आए थे। उन्हें यह भी मालूम था कि कई जख्मी अभी जिंदा होंगे। यह औरतें भी इसी ख्याल से आई थी, किसी का बाप, किसी का खाविन, किसी का भाई और किसी का बेटा इस लड़ाई में शामिल था। उन सब के पास छोटी बड़ी मशालें थी। जलती हुई मशालों के शोले ने रात को दिन बना दिया था। लेकिन जहां दूर दूर तक लाशों और कराहते हुए जख्मियों के सिवा कुछ भी न था, वहां मशालों के नाचने, फड़फड़ाते शोले कुछ डरावने और पुरअसरार लगते थे। मर्द हथियार इकट्ठे कर रहे थे, लाशों के कमरबंद खोलकर तलाशी ले रहे थे और औरतें लाशों के चेहरे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। गीदड़ और भेड़िए वगैरह अलग लाशों को नोच रहे थे। कभी कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती या साथ यह पुकार, मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। ऐसे ही किसी बीवी को अपने खाविन की लाश मिल जाती तो वह वावेला बर्पा करके अपने साथ आए हुए मर्दों को पुकारने लगती। किसी बहन को अपने जवान भाई की लाश नजर आ जाती थी तो वो सीना को भी शुरू कर देती। मंजर हौलनाक था। दिलों पर हैबत तारी हो रही थी। बारसीमा की एक नोखखेज लड़की, जिसकी उम्र 16-17 साल होगी, हाथ में मशाल लिए अपने बड़े भाई को ढूंढ रही थी। उसका बाप भी साथ आया था और उसकी माँ भी आई थी। वह अलग अलग होकर लाशों के चेहरे देख रहे थे। कुछ देर बाद तीनों इकट्ठे हुए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? बाप ने लड़की और उसकी माँ से कहा। वह सकातिया की लड़ाई में मारा गया था। बताने वालों ने ठीक बताया था। तुम उसे ढूंढने यहाँ आ गई हो। बताने वालों में शक ने में बताया था। माँ ने कहा, हो सकता है वह आज की लड़ाई में मारा गया हो। थोड़ी देर और देख लेते हैं, लड़की ने बाप से कहा। देखो, देखो, बाप ने झुंझलाकर कहा। जाओ देखो। एक माँ थी, दूसरी बहन थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो फिर अलग अलग हो गई और झुक झुक कर चेहरे देखने लगी। कुछ देर बाद लड़की एक लाश के पास रुक गई। लाश जमीन पर पड़ी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी पीठ एक दरख्त के तने के साथ लगी हुई थी और टांगे आगे को थी, जैसे जिंदा आदमी दरख्त के साथ पीठ लगाकर बैठा हुआ हो। उसकी एक टांग की रान पर कपड़ा लिपटा हुआ था, जो खून से लाल था। दूसरी टांग के टखने पर कपड़ा लिपटा हुआ था। वह यकीनन मरा हुआ था और वह फारसी नहीं, अरब था। लड़की चूंकि फारस की रहने वाली थी, इसलिए उसे इस अरबी मुसलमान के साथ कोई दिलचस्पी और हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लड़की ने मशाल और आगे की और उस मुसलमान का चेहरा गौर से देखने लगी। लड़की उसके पास बैठ गई और मशाल जरा और आगे की। लाश का चेहरा इस तरह एक तरफ मुड़ गया, जैसे जिंदा आदमी ने शोले की तपिश से बचने के लिए चेहरा मोड़ लिया हो। फिर उसके हाथ को हरकत हुई और उसके होंठों से सिसकी निकली। पानी जिंदा है। लड़की के मुंह से बेइख्तियार आवाज निकली और उसने मशाल पीछे करके पूछा, जिंदा हो? जख्मी ने मुंह उसकी तरफ करके सर के इशारे से बताया कि वो जिंदा है और उसने एक बार फिर पानी मांगा। लड़की इधर उधर पानी ढूंढने लगी। वहां पानी की कमी नहीं थी। सिपाही अपने साथ पानी की छागले, छोटे छोटे मशकीजे रखा करते थे। लड़की को एक छागल मिल गई
जो उसने उठाई, दौड़ती हुई जख्मी तक पहुंची और उसके मुंह के साथ लगा दी। किसे पानी पिला रही हो जमर्रुद? एक आदमी की आवाज गरजी। यह अरबी है, हमारा सिपाही नहीं, मुसलमान है, हटो आगे से। वह आदमी तलवार तानकर उस जख्मी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। लड़की, जिसका नाम जमर्रुद था, अपने दोनों बाजू फैलाकर जख्मी मुसलमान के आगे ढाल बन गई। नहीं चाचा, जमर्रुद ने कहा, तुम इसे भूल गए हो, मैं नहीं भूल सकती। इसने मेरे बेइज्जती का इंतकाम लिया था, मैंने इसे पहचान लिया है। तो इसका करोगी क्या? चचा ने पूछा। इसे यही रहने दो, मैं इसे नहीं मारता, खुद ही मर जाएगा। मैं इसे मरने नहीं दूंगी, जमर्रुद ने कहा। मेरी मदद करो चचा, क्या मुझे मरवाना चाहती हो? चचा ने कहा। किसी फौजी ने देख लिया कि हम एक अरबी की मदद कर रहे हैं, तो वह इसके साथ हमें भी मार डालेगा। फिर तुम यहां से चले जाओ चाचा, जमर्रुद ने कहा। पहले बयान हो चुका है कि मार्का जसर से थोड़ा ही अरसा पहले मुसन्ना बिन हारिसा ने फारस के एक कस्बे बारसीमा को घेरे में लेकर ऐलान किया था कि फारस के जो फौजी यहाँ मौजूद है वो बाहर आ जाए। बारसीमा फारस का ही एक कस्बा था। एक लड़ाई में मुसलमानों ने फारसियों को बहुत बुरी शिकस्त दी, तो फारस के कुछ फौजी भगोड़े करीबी बस्तियों में जा छुपे। उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों का लश्कर इन बस्तियों में नहीं पहुंचा, तो उन्होंने अपने ही लोगों के घरों को लूटना और नौजवान लड़कियों को बेआबरू करना शुरू कर दिया। सिपह सालार अबू उबैद अभी जिंदा थे। उनके पास उन बस्तियों के फरियादी आए और बताया कि उनके अपने ही भगोड़े फौजी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अबू उबैद ने कहा कि जहां इस्लाम का साया पहुंच गया है, वहां के लोगों की इज्जत और जान व माल की हिफाजत मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अबू उबैद ने मुसन्ना बिन हारिसा और सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को उन बस्तियों में भेजा कि फारस के फौजियों को गिरफ्तार करके ले आए और उनसे लूटा हुआ माल लेकर लोगों को वापस दे दे। मुसन्ना बिन हारिसा बारसीमा नाम की एक बड़ी बस्ती में गए थे और फारस के फौजियों को बाहर निकाल लिया था। मुसन्ना ने बस्ती के लोगों से कहा कि इन फौजियों में से किसी ने किसी औरत की आबरू रेजी की हो तो उसे पहचानो। कमोबेश 20 फौजियों को लोगों ने पहचान कर आगे कर दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने एक फौजी को और आगे करके उसे घुटनों के बल बिठा दिया और लोगों से कहा कि इसने जिस औरत की आबरू रेजी की है वह औरत आगे आए। एक नौखेज लड़की अपने बाप के साथ आगे आई। मुसन्ना ने अपने नियाम से तलवार निकालकर लड़की को दी और फौजी की गर्दन झुकाकर लड़की से कहा कि इसकी गर्दन अपने हाथों काट कर अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले। लड़की की उम्र बमुश्किल 16 साल थी। उसने मुसन्ना के हाथ से तलवार लेकर फौजी की गर्दन पर रखी और दोनों हाथों से ऊपर उठाई, लेकिन लड़की के हाथ कांपने लगे और उसके भोले भाले चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एक इंसान की गर्दन काटना तो दूर की बात है, इस लड़की ने कभी तलवार हाथ में नहीं ली थी। उसने तलवार नीचे करके मुसन्ना की तरफ बढ़ा दी और रोने लगी। अचानक एक मुजाहिद, जिसकी उम्र 20-22 साल थी, दौड़ता हुआ आगे आया। उसने नारा लगाया, इस लड़की का इंतकाम मैं लूंगा। उसके हाथ में तलवार थी। उसने एक ही वार से उस फारसी फौजी का सर तन से जुदा कर दिया। फिर उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हैं। वो जिस तेजी से आया था, उसी तेजी से वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। लड़की उसे हैरत जदा सी नजरों से देखती रही। उसके बाद कमोबेश 20 फारसी फौजियों की गर्दनें काटी गई। लोगों ने महवियत से यह तमाशा देखा, लेकिन लड़की अरब के उसी नौजवान को देखती रही जिसने उसकी बेइज्जती का इंतकाम लिया था। अरब का यह खुबरू नौजवान शुहैब इब्नुल कद्र था। शुहैब सक़फ़ी के नाम से मशहूर हो गया था। वो अबू उबैद शहीद के कबीला बनु सकब में से था। उसकी शोहरत गैर मामूली शुजाअत की बदौलत थी। मुआरका जसर में उसने शुजाअत के जौहर दिखाए थे। हाथियों के हौदों की रस्सियां काटने में वो पेश पेश था। उसने 2 हाथियों के पेट तलवार से चाक कर दिए थे। सुहैब सक़फ़ी उस वक्त जख्मी हुआ था जब मुसन्ना बिन हारिसा अपने बचे कुचे मुजाहिदीन को मैदान जंग से निकालकर पुल से गुजार रहे थे। सुहैब सक़फ़ी अपने साथी मुजाहिदीन के साथ
फारसियों को पुल से दूर रखने के लिए लड़ रहा था। अपने साथियों की तरह जरा पीछे रहना चाहिए था, लेकिन वह बहुत आगे निकल गया था। एक फारसी की तलवार ने उसकी रान इस तरह काट दी कि तलवार गोश्त को काटती हुई हड्डी के करीब जाकर रुकी। उसने इस फारसी को तो खत्म कर दिया, लेकिन खुद गिर पड़ा और एक घोड़े का पांव उसके टखनों पर आ गया और वहां से खाल उतर गई। अभी मालूम नहीं था कि वहां से हड्डी टूटी थी या नहीं, लेकिन यह पांव जमीन पर टिकता नहीं था। उसने अपने लश्कर के 3,000 मुजाहिदीन को दरिया पार करवा दिया, लेकिन खुद वहां से न निकल सका। जख्मों से खून तेजी से बह रहा था और जख्मी पांव जिस्म का बोझ लेता ही नहीं था। शोहेब एक दरख्त के नीचे जाकर गिर पड़ा और यूं दम साध लिया जैसे मर गया हो। फिर दोनों तरफ की फौजें चली गई तो शोहेब ने करीब पड़ी हुई एक लाश की कमर के गिर्द लिपटा हुआ कपड़ा खोला, जो आधी चादर के बराबर था, और अपने जख्मों पर कसकर बांध दिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन खड़ा न रह सका। जिस्म का खून खत्म हो रहा था। वह एक दरख्त के साथ पीठ लगाकर बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। उसके होठ अल्लाह के कलाम के विर्द में हिल रहे थे, लेकिन प्यास ने उसके जिस्म की सारी नमी चूस ली थी और हलक ऐसा खुश्क हुआ जैसे हलक में कांटे चुभ रहे हो। इसके असर से उसके होठों की हरकत बंद हो गई और फिर उसे गशी के दौरे पड़ने लगे। उसने मौत को कबूल कर लिया था और यही उसके लिए बाई से इत्मीनान व सुकून था, लेकिन जख्मों का दर्द उसे बहुत परेशान कर रहा था। फिर वह ऐसा बेहोश हुआ कि होश में आने का इम्कान ही खत्म हो गया। जमर्रुद की मशाल के शोले की तपिश थी जो उसे होश में ले आई थी, और उसके पत्थर जैसे खुश्क होठों से सिसकी निकली थी। पानी। जमर्रुद ने उसे मरा हुआ समझकर मशाल उसके चेहरे के इतने करीब कर दी थी कि शुहेब सख्फी ने चेहरे फेर लिया और पूरी तरह में आ गया था। जमर्रुद बारसीमा की वो लड़की थी जो एक फारसी फौजी की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकी थी, और यह काम सुहेब सख्फी ने अपनी तलवार से कर दिया था। जितनी देर सुहेब सख्फी वहां मौजूद रहा, जमर्रुद उसी को देखती रही थी, और जब यह खूबरू अरब नौजवान वहां से चला गया तो जमर्रुद उसे तसव्वुर में देखने लगी और यह पुरनूर चेहरा हर वक्त उसके सामने रहने लगा। उस रात जमर्रुद इस शक पर जसर के मैदान जंग में गई हो कि हो सकता है उसका भाई जख्मी या मुर्दा मिल जाए, तो उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी जो उसके जहन में नक्श हो गया था। जहां सब चेहरे एक जैसे लगते थे और हर चेहरे पर मौत का एक ही जैसा साया था, वहां दो चार कदम दूर से किसी चेहरे को पहचानना मुमकिन न था, लेकिन जमर्रुद ने सुहेब सक्ती को पहचान लिया। सुहेब सक्फी के जिस्म में पानी गया तो उसके होश ठिकाने आ गए और उसकी आंखें खुल गई। कौन हो तुम? सुहेब सक्फी ने जमर्रुद से पूछा। तुम अरबी नहीं हो? अरबी नहीं हूं, लेकिन अरबी बोल सकती हूँ, जमर्रुद ने कहा। बार सीमा की रहने वाली हूं, तुम्हें जानती हूँ। कैसे? सुहेब सक्फी ने कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता। जमर्रुद ने उसे वो वाकया याद दिलाया। तुम मुझे बहुत याद आते रहे हो, जमर्रुद ने कहा। तुमने उस शैतान की गर्दन काट कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा था कि हम तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हैं। हम तो समझते थे कि हमारी फौज हमारी इज्जत की मुहाफिज है, लेकिन हमारे मुहाफिजों ने हमारी इज्जतें लूट ली। ये वक्त बातों का तो नहीं। मुझे बताओ, मैं तुम्हें किस तरह बचा सकती हूँ? मैं तुम्हें यहाँ नहीं पड़ा रहने दूंगी। मुझे मेरे लश्कर तक पहुंचा दो, सुहेब सक्फी ने कहा। लेकिन यह काम तुम नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें बारसीमा ले जाऊंगी, जमरुद ने कहा। अपने घर रखूंगी। किसी फारसी फौजी ने देख लिया तो वह मेरे साथ तुम्हें भी कत्ल कर देगा। सुहेब सक्फी ने कहा। तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं कुछ देर का मेहमान हूं। मेरे आते सुबह का सूरज नहीं देख सकेगी। मैं मरते वक्त तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। लड़की फौरन उठी और यह कहकर चली गई, आती हूँ। वह एक घोड़े पर सवार जल्दी आ गई, कूदकर उतरी और सुहेब सक्फी को उठाने की कोशिश करने लगी। हिम्मत करो और उठो, उसने कहा। एक बार घोड़े पर सवार हो जाओ, लेकिन बहुत जल्दी। ये मेरे चचा का घोड़ा है, वो यही कहीं घूमता फिरता होगा। उसने देख लिया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा।
जमरूद ने शोहेब सख्फी को उठाकर इस तरह सहारा दिया कि उसका वजन अपने जिस्म पर डाल दिया। घोड़ा करीब ही खड़ा था। बड़ी मुश्किल से जमरूद ने शोहेब सख्फी का पांव रकाब में रखा और उसके जिस्म को अपने कंधों और पीठ पर डालकर उसे घोड़े पर सवार कराया। शोहेब सख्फी के लिए घोड़े की पीठ पर संभल कर बैठना मुहाल हो रहा था। मैं रास्ते में ही गिर पड़ूंगा, उसने जमरूद से कहा। मैं तुम्हें अकेला तो नहीं भेज रही, जमरूद ने कहा, तुम्हारे साथ जाऊंगी। वह घोड़े पर शोएब सख्फी के पीछे सवार हो गई और उसकी पीठ अपने सीने के साथ लगाकर उसे अपने बाजुओं में ले लिया। तुम घोड़े को काबू में रखना, जमरूद ने कहा। मैं तुम्हें काबू में रखूंगी। होश ठिकाने रखने की कोशिश करो। यह क्या हो रहा है? उन्हें एक ललकार सुनाई दी। ठहर जा जमरूद। यह जमरूद के चचा की आवाज थी, जिसका घोड़ा था। वह उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। ये घोड़ा मेरे चचा का है, जमरूद ने कहा। वो आ रहा है। उसने घोड़े को एड़ लगाकर कहा, संभलो जरा, पुल की तरफ। घोड़ा लाशों को रोंता फलांगता कश्तियों के पुल पर जा पहुंचा। जमरूद ने मशाल फेंक दी थी। जमरूद का चचा चीखता चिल्लाता रह गया और घोड़ा पुल पार कर गया। फारस के दारुल हुकूमत मदाइन में एक पुर इसरार ड्रामा सरजमीन के नीचे नीचे चल रहा था और यह एक मलिकाए फारस पुरान और रुस्तम के गिर्द घूमता था। पहले बयान हो चुका है कि पुरान ने सल्तनत के तमाम अंदरूनी और बैरूनी उमूर, दिफा और जारहियत के फैसले के इख्तियारात रुस्तम को दे दिए थे। उसकी अपनी हैसियत बराए नाम मलिका सी रह गई थी। वह और रुस्तम ज्यादातर इकट्ठा वक्त गुजारते थे और यह शक ही नहीं रहा, बल्कि शाही हलकों का यह मुशाहिदा था कि रुस्तम और पुरान के सरकारी ताल्लुकात जाति दोस्ती का रंग इख्तियार कर गए थे और यह दोस्ती काबिल एतराज हुदूद में दाखिल हो चुकी थी। मदाइन में फारस के दो जर्नल और भी थे, फिरोजान और महरान। वह भी बहमन जादवे और जालिनुस के पाई के जनरल थे, लेकिन रुस्तम उन्हें नजरअंदाज करके बहमन जादवे और जालिनिस को ज्यादा अहमियत देता था। फिरोजान और महरान के दिलों में खलिश परवरिश पा रही थी, जो उस वक्त उभर कर सामने आ गई जब रुस्तम ने बहमन जादवे और जालिनोस के ही हाथी देकर मुसलमानों के खिलाफ भेज दिया। यह फौज मदाइन से निकल गई तो रुस्तम और पुरान, जो कुछ दूर तक फौज के साथ गए थे, वापस महल में आए। फिरोजान ने अपने एक आदमी से कहा कि रुस्तम इधर उधर हो जाए तो उसे इत्तिला दे। कुछ ही देर बाद उसे इत्तिला मिल गई कि रुस्तम चला गया है। फिरोजान बगैर इत्तिला पुरान के कमरे में चला गया। मलिकाए फारोस को मेरी ये जुर्रत अच्छी तो न लगी होगी कि मैं बगैर इत्तिला अंदर आ गया हूँ, फिरोजान ने कहा। बैठो फिरोजान, मलिकाए फारस पुरान ने कहा। तुम्हारा बगैर इत्तिला अंदर आ जाना तो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझ तक कुछ ऐसी बातें पहुंची है जो मुझे और रुस्तम को बहुत बुरी लगी है। इससे पहले कि मैं वह बातें पूछूं जो मलिकाए आलिया को बुरी लगी है, फिरोजान ने कहा, मैं ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि रुस्तम कौन है। क्या वह शाही खानदान का फर्द है? क्या वह किसरा की नस्ल से है? वह मेरे और मेहरान जैसा एक जनरल है। क्या तुम नहीं जानते कि उसे मैंने इख्तियार दिए है? पुरान ने कहा। और क्या तुम नहीं जानती कि मैंने यह फैसला सल्तनत फारस की सलामती और बका के लिए किया है? मैं उस रोज अपने आप को मलिकाए फारस समझूंगी जिस रोज मेरे कानों में यह खबर पड़ेगी कि अब कोई जिंदा मुसलमान फारस की सरजमीन पर नहीं रहा और फारस के खोए हुए इलाके वापस ले लिए गए हैं। मलिकाए फारस, फिरोजान ने कहा, अगर आपके और रुस्तम के अंदाजो अतवार यही रहे तो वह दिन कभी नहीं आएगा। फिरोजान, पुरान ने कहा, मालूम होता है तुम्हारे दिल में रुस्तम के खिलाफ जाति इनाद पैदा हो गया है। नहीं मलिकाए आलिया, फिरोजान ने कहा, बात अगर इनाद की है तो इनाद रुस्तम के दिल में पैदा हुआ है। उसे बहमन जादवे और जालिनोस के सिवा कोई और जर्नेल नजर नहीं आता। यह दोनों शिकस्त खुर्दा जर्नेल है। दोनों पसपा नहीं हुए, बल्कि अपनी फौज का साथ छोड़कर भाग आने वाले जर्नेल है। मैं तुम्हारी शिकायत समझ गई हूँ फिरोजान। आप कुछ नहीं समझ रही मलिका आलिया, फिरोजान ने कहा। आप भूल रही है कि फारस के तख्त व ताज पर शाही खानदान में किस कदर कत्ल व गारत हो चुकी है।
इस तख्त पर जो बैठा वो कत्ल हो गया। मैं जानता हूँ कि आपने रुस्तम को साथ लेकर तख्तो ताज को फौज का तहफ़्फ़ुज़ दिलाया है, लेकिन आपने रुस्तम पर अंधा एतमाद करके अच्छा नहीं किया और फिर उसके साथ जाति दोस्ती पैदा करके और ज़्यादा बुरा किया है। मलिकाए आलिया, मेरे दिल में फ़ारस की मोहब्बत और दर्द है। मेरी वफ़ादारी फ़ारस के साथ है, आपके साथ नहीं। मैं यह कहने से ज़रा-सा भी नहीं डरूँगा कि रुस्तम पर आपके हुस्न और जवानी का नशा तारी हो गया है। आप उसे खुश और मुतमईन रखना चाहती है, इसलिए आपने उसे इजाज़त दे रखी है कि वह आपके इस खूबसूरत जिस्म के साथ खेले और दिल बहलाए। फिरोजान पुरान ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, अपनी हैसियत को पहचानो, मत भूलो कि मैं इस मुल्क की मलिका हूँ और तुम मुलाजिम हो। तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम आयत कर रहे हो। मलिकाए फारस फिरोजान ने बेखौफ व खतर कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। आप कौन से फारस की मलिका है? वह फारस जिसकी फौजें मुसलमानों के आगे आगे भागी चली आ रही है और जिसके जर्नेल अपनी फौज से पहले मैदान छोड़कर भाग आए हैं, और उस फारस की आप मलिका है जो आधे से ज्यादा मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। मैं बहुत दूर की सोच रहा हूँ मलिका आलिया। अगर मदाइन पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया तो वह सारी दुनिया को सुनाएंगे और डराएंगे कि किसरा परवेज ने उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था, और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सल्तनत फारस भी उसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। मुसलमान कहेंगे कि देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों पर कैसा अजाब नाजिल होता है। मैं अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी नहीं होने दूंगा। तुम जा सकते हो। पुरान ने शाही जलाल से कहा, मैं रुस्तम के साथ बात करूंगी। फिरोजान कमरे से निकल गया। उधर बहमन जादवे और जालिनूस अपनी फौज के साथ, जिसमें हाथी भी थे, फुरात के किनारे मिरवहा के मकान से बहुत दूर पहुंच चुके थे। उन्होंने अबू उबैद के लश्कर के खिलाफ मुआरका आना होना था, जो मारका जसर के नाम से मशहूर हुआ और मुसलमानों की पसवाई पर खत्म हुआ था। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले मदाइन में फौज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए नक्कारा बजने लगा। शहर के लोगों पर खौफ तारी हो गया। वह समझे कि मुसलमान आ गए हैं और वह शहर को मुहासरे में ले रहे हैं। फौज के जर्नेल और सिपाही बड़ी तेजी से तैयार होकर मैदान में जमा होने लगे। उनके अफसरों ने उन्हें जैशों और दस्तों की तरतीब में खड़ा कर दिया। रुस्तम घोड़े पर सवार आता नजर आया। उसके पीछे उसके घुड़सवार मुहाफिज थे। रुस्तम फौज के इज्तिमा के सामने रुका और फौज पर नजर दौड़ाई। फौज पर सन्नाटा तारी हो गया। मलिकाए फारस का हुक्म कान खोलकर सुन लो, रुस्तम ने बुलंद आवाज से कहा। फौज की किसी बड़े जनरल से, बड़े अफसर और किसी अदना से अदना सिपाही को इजाजत नहीं कि वह मलिकाए आलिया पुरान दख्त के साथ महल में जाकर या कहीं बाहर बराह रास्त बात करे। अगर किसी ने मशवरा देना हो तो अपने किसी ओहदेदार को दे। किसी को कोई शिकायत हो तो वह भी अपने ओहदेदार से करे। तुम्हारी शिकायत ऊपर पहुंचा दिए जाएगी। क्या तुम देख नहीं रहे कि फारस पर कितना बुरा वक्त आ पड़ा है? आधे मुल्क पर अरबों का कब्जा हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? तुम और सिर्फ तुम। फौज, हर मैदान से तुम भागे हो। जर्नल भागे हैं, उनसे कम दर्जा अफसर भागे हैं। यह वो फौज थी जिसने रोम के हिरकल को मैदान से भगाया है। रूमियों से बढ़कर ताकतवर कौन था? हमने इस इतनी बड़ी जंगी ताकत पर धाक बैठा दी थी। आज वह दहशत जो फारस ने रोमियों पर नहीं बल्कि सारी दुनिया पर तारी कर दी थी, वह अरब के बेमाया और बेनाम बद्दुओं ने तुम पर तारी कर दी है। मैंने सुना है कि तुम्हें इत्तिला मिलती है कि अरबी आ रहे हैं तो तुम खौफ से कांपने लग जाते हो। अजमी ऐसे बुज़दिल तो नहीं थे कि अरबों से डर जाते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुज़ारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।